हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सिविक साइंस यूपीएससी चैनल। और यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि आज के इस वीडियो से हम अपने भारत के संविधान को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस टॉपिक से यूपीएससी हो, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, वहां पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को मिस करते हैं या फिर गलत करते हैं तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, खासकर यूपीएससी के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है और जब आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो पास होने वाली रेस है उससे ऑटोमेटिकली आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ताकि एग्जाम में आपका माइंड बिल्कुल भी लैग ना करे और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आए। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना। देखिए, इस टॉपिक में हम बिल्कुल एकदम बेसिक से कवर करेंगे कि प्रस्तावना सबसे पहले होती क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये कहां से आई। तीसरा क्वेश्चन जो अमूमन आता है या फिर एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है कि क्या ये संविधान का एक हिस्सा है, एक पार्ट है या फिर नहीं है। चौथा जो क्वेश्चन है कि क्या इसके अंदर संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए चलेंगे और आखिर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यूपीएससी के या फिर पीसीएस के। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। अगर इसकी डेफिनेशंस को देखा जाए तो इसको ऐसे मान लीजिए कि कोई भी मेन बॉडी है, उस मेन बॉडी का एक इंट्रोडक्टरी जो स्टेटमेंट होता है उसको प्रियम्बल कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, अब आपको उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, आपको जानना है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे पूरा पढ़िए या फिर उसकी जो प्रस्तावना है, उसका जो फर्स्ट पेज है वो आपको बता देगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसका नेचर क्या है। ठीक है। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, ये एक रेस्टोरेंट है और आप इस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, आपको लगी हुई है भूख। ठीक है। अब आपको खाना खाना है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर लिख रहा है सिर्फ रेस्टोरेंट। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा कि ये एक वेज रेस्टोरेंट है, ये एक नॉन वेज रेस्टोरेंट है, इसके अंदर चाइनीज फूड मिलता है, इसके अंदर नॉर्थ इंडियन फूड मिलता है, इसके अंदर साउथ इंडियन फूड मिलता है। आपको इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर दो विकल्प आते हैं। पहला विकल्प तो ये होता है कि आप जाइए इसकी रसोई में और वहां पर हर एक आइटम को उठा उठा के देखिए कि क्या बन रहा है और क्या बन सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसके वेटर को बुलाइए, उनसे पूछिए कि सर आप क्या मुझे मेन्यू दे सकते हैं। और जब वो आपको मेन्यू देता है तो आप उस मेन्यू को पढ़ के एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये रेस्टोरेंट की जो खाना है, ये जो थीम है, वो किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और दूसरा लेते हैं कि ये है अपना प्यारा भारत। मान लीजिए कि कोई फॉरेन कंट्री का बंदा भारत आता है घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो सोचता है कि यार मैं भारत आ तो गया हूँ, मुझे नहीं पता कि भारत कैसा देश है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है, इसकी प्रकृति क्या क्या है। तो उसके पास भी यहाँ पर दो विकल्प आते हैं। पहला विकल्प तो यही होता है कि वो भारत के संविधान को उठाए और हर एक पेजेस को पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन इसको पढ़ने में उसे बहुत सारी एनर्जी देनी होगी, बहुत सारा टाइम देना होगा, और जो उसके पास नहीं होगा। और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि भाई वो भारत के संविधान की प्रस्तावना को उठाए, उस प्रस्तावना को पढ़े, और उस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद उसे वो अंदाजा लग जाएगा कि भारत के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती हैं, भारत एक कैसा देश है और यहाँ की प्रकृति क्या है। ठीक है। ये होती है प्रस्तावना। ठीक है। इसको सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अंदर शामिल किया था। यानी सबसे पहले जिस देश ने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। इसके बाद अपने यहाँ के एक न्यायवादी हुआ करते थे जिनका नाम था N.A. पालकीवाला। इन्होंने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी कि संविधान का परिचय पत्र।
अब ये प्रस्तावना आई कहां से? देखिए 1946 में आप सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर यही था कि हम भारत को एक कैसा देश बनाना चाहते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। प्रस्तावना इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये है भारत की प्रस्तावना। हम इसे देख लेते हैं। देखिए एक बार है ना, अभी 2-3 साल पहले मैं YouTube के ऊपर एक अच्छी कोचिंग संस्थान का मॉक इंटरव्यूज देख रहा था। वहां पर इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट से एक क्वेश्चन पूछते हैं, और वो था कि क्या आप भारत की प्रस्तावना हमें सुना सकते हैं। वो बंदा यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्होंने उस कैंडिडेट द्वारा इस प्रस्तावना को नहीं बताया गया। उन्होंने कहा सॉरी सर, मैं अभी इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए ये ना तो कोई छोटी बात है ना कोई बड़ी बात है, लेकिन एक्चुअल में जब आप ये एक बेसिक चीज है, और जब आप किसी बेसिक चीज को नहीं बता पाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके करेक्टर के ऊपर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देते हैं कि आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं और आपको इतनी सी बेसिक चीज भी नहीं पता है ना। तो इसलिए हमें प्रस्तावना याद होनी चाहिए, ताकि कल को अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं या फिर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बड़ी चौड़ में बोल देंगे कि भाई साहब हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और उसने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा तो बताओ भारत की प्रस्तावना क्या है, और आपने कह दिया कि अरे यार ये तो याद नहीं है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि भारत की प्रस्तावना क्या कहती है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आप तुम यहाँ से पढ़ लेना, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसे उद्देश्य का भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, है ना। इसको याद करने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाते हैं। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए पहला जो पार्ट्स है, पहले पार्ट्स में हम देखेंगे कि ये जो हमारा संविधान है इसका सोर्स क्या है। ठीक है, इसको शक्ति कहाँ से मिल रही है। तो वापस हम प्रस्तावना पर चलते हैं। हम इसकी पहली लाइन देखते हैं कि हम भारत के लोग, यानी कि हमको अब समझ में आ गया है कि भारत के संविधान की जो शक्ति है वो कौन है। हम भारत के लोग, यानी जितने भी भारत के नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो संविधान को उसकी शक्ति दे रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये बताता है कि भारत जो राज्य है इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो अब आगे देखते हैं वापस प्रस्तावना पे आके, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ये क्या हो गया, ये इसकी प्रकृति हो गई, इसका नेचर हो गया। क्या क्या चीज हो गई? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये क्या है? ये भारत के इंडियन स्टेट्स का क्या है, नेचर है। ठीक है, तीसरी बात आती है कि भाई हमारा जो संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसके उद्देश्य क्या क्या है। तो अब इसके उद्देश्य देखते हैं। देखिए संविधान का उद्देश्य क्या क्या है? न्याय दिलाना। कितने प्रकार के न्यायों की यहाँ पे बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पे बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, फिर दूसरी चीज है स्वतंत्रता। कितने टाइप की हमने फ्रीडम की बात की है, लिबर्टी की बात की है। यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता की हमने यहाँ पे बात की है। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है, यहाँ पर फिर निकल के आता है कि समानता, यानी कि इक्वालिटी, है ना। कितने प्रकार की इक्वालिटी आती है यहाँ पे? 2 प्रकार की इक्वालिटी आती है। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए। ये क्या हो गया? ये इसका उद्देश्य हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया।
कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। भाई भारत के संविधान का उद्देश्य है कि लोगों को न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उन्हें स्वतंत्रता मिले अपने विचारों को रखने की, अपने को अभिव्यक्त करने की, एक विश्वास करने की, किसी धर्म को मानने की, उसकी उपासना करने की, और लोग भारत के लोगों को समानता मिले, प्रतिष्ठा की और अवसर की। साथ के साथ भारत के अंदर जो भी बंधुता है वो अखंड रहे, बनी रहे, राष्ट्र की गरिमा, है ना, राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, ये सारी चीजें क्या हो, बनी रहे। ये क्या था हमारा, ये था उद्देश्य। नंबर 4 पे आता है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था। अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं, इन 4 पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये पूरी प्रस्तावना याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ है ना वर्ड्स आते हैं, कुछ कीवर्ड्स आते हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पहला जो कीवर्ड आता है वो आता है सॉवरन, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता। तो अब अपन इन कीवर्ड्स को समझते हैं कि आखिर संप्रभुता का मतलब होता क्या है, सॉवरेन का मतलब क्या होता है। देखिए सॉवरेन का मतलब ये होता है कि भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, यानी भारत के ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने आंतरिक मामलों में भी और अपने बाह्य मामलों में भी। भारत खुद डिसीजंस लेने के काबिल है, उसको किसी की तरफ मुंह करके नहीं देखना कि भाई बता दो हमें क्या करना है, उसको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो किसी भी देश की टेरिटरी को अपने अंदर मिला सकता है, अगर वो चाहे तो अपनी टेरिटरी को किसी भी देश को दे सकता है, उसका मन, उसकी मर्जी, वो चाहे जो करे, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र। जैसे कि अभी आप हैं, आपकी अगर मैं प्रकृति देखूं तो अभी आप पूरी तरह से संप्रभु नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस में आपके माता पिता का, आपके बड़े भाई बहन का, है ना, आपके परिवार का जो एक इम्पैक्ट है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आप कह सकते हैं कि आप संप्रभु नहीं है, लेकिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि भारत के ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। भारत अपने इंटरनली मैटर भी खुद से सुलझा सकता है और एक्सटर्नली मैटर भी खुद से सुलझा सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बात की गई है सोशलिस्ट। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये बात की गई है सोशलिस्ट यानी समाजवाद। ठीक है, अब ये समाजवाद क्या होता है। देखिए समाजवाद है ना, भारत का जो समाजवाद है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखिए समाजवाद है ना दो टाइप का होता है, एक तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। अब साम्यवादी समाजवाद क्या होता है। देखिए साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है कि कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी जो कुछ संपत्ति है वो किसकी है, वो राष्ट्र की है। जो भी कोई धन अर्जन कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, वो राष्ट्र के लिए कर रहा है, आपका पर्टिकुलर यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि यहाँ पर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेंगी, साथ में पब्लिक प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, और लोकतांत्रिक सोशलिज्म कहता है कि भाई हम इन दोनों को साथ लेके चलते हैं, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जो बात जब अपन करते हैं तो अपन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, और भारत के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कीवर्ड क्या है। देखिए नेक्स्ट कीवर्ड है धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब ये क्या होता है। देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए यूपीएससी ने है ना मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांस भारत से क्या सीख सकता है। देखिए फ्रांस भी एक सेक्युलर कंट्री है, भारत भी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन फिर भी हम फ्रांस को क्या सिखा सकते हैं। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जब मैं बात करता हूँ फ्रांस की, ठीक है, तो फ्रांस का सेक्युलरिज्म वो किस टाइप का है। मान लीजिए कि ये एक गड्ढा है और यहाँ से धर्म आ रहा है, कोई सा भी धर्म हो, है ना, कोई सा भी रिलीजन हो, और वो इस गड्ढे के अंदर गिर गया और यहाँ से जा रही है फ्रांस की सरकार निकल के, है ना। अब ये धर्म चिल्लाएगा कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो फ्रांस की सरकार क्या कहेगी कि भाई नहीं, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हम बिल्कुल सेक्युलर है और हम सब सारे धर्मों को बराबर की नजर से देखते हैं, इसलिए तुम्हें तुम्हारी सहायता खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना किसी सपोर्ट के। जबकि इंडिया के, अगर मैं भारत के सेक्युलरिज्म की बात करूं, जिसको जो भारत का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी है, जिसको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है, उस इस केस में क्या होगा। मान लीजिए फिर वही ये गड्ढा है और कोई भी एक्स वाई जी धर्म इसके अंदर गिर गया और यहाँ से भारत सरकार निकल रही है और ये धर्म चला रहा है कि प्लीज हेल्प मी, तो भारत सरकार इसको पूरा सपोर्ट करेगी, है ना, पूरी इसको हेल्प करेगी, पूरी सहायता करेगी ताकि ये और धर्मों के बराबर आके खड़ा हो जाए अगर गिरा हुआ है तो। ठीक है, तो भारत का सेक्युलरिज्म देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट को रखता है।
ठीक है, ये है भारत का सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड में यहाँ पर बात होती है कि लोकतंत्रात्मक, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, डेमोक्रेसी भी है ना, दो टाइप की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर आप स्विट्जरलैंड को देखेंगे, स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेसी को देखेंगे, तो स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेसी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब क्या होता है इसका? देखिए, मतलब ये होता है कि अगर सरकार को कुछ चेंज करने हैं तो सरकार क्या करती है, सीधा जनता से पूछती है, आइए और अपनी राय दीजिए। वहां पर जनता अपनी राय देती है और जनता की जो मेजोरिटी होती है उसके मुताबिक वहां पर कायदे और कानून बन जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर क्या है, किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? भारत के अंदर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भारत की जो जनता है वो किन्हीं रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके पार्लियामेंट के अंदर उस जनता को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और यही रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे कि क्या कानून बनना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, बाद में एक शब्द और निकल के आता है यहाँ पर, इसका नाम है रिपब्लिक। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है। देखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है चुना हुआ, यानी कि जो किसी भी देश का जो हेड होता है। रिपब्लिक भी दो टाइप की होती है, इसको एक रिपब्लिक होती है मोनार्की रिपब्लिक और एक होती है पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। ठीक है, तो इंडिया ने पार्लियामेंट रिपब्लिकन को चुना। ठीक है, मोनार्की रिपब्लिक आप ब्रिटेन को देख सकते हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण है कि ब्रिटेन के अंदर आज भी राजशाही चलती है, यानी कि ब्रिटेन का जो राज्य का, जो देश का हेड होगा वो कौन होगा, वो वहां का राज प्रमुख होगा, जो राजा होगा। और उसका पद कौन लेगा, उसका पद उसके बाद वंशानुगत चलेगा। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत एक रिपब्लिक देश है पूरी तरह से। मतलब क्या होता है कि भारत का जो हेड है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाएगा, जिसका एक फिक्स पीरियड होगा, कितना, 5 साल का। ठीक है, इसलिए हमने प्रेसिडेंशियल रिपब्लिकन को यहाँ पर चूज किया था, है ना। अब इसके बाद एक और यहाँ पर मुद्दा उठता है कि क्या जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है या फिर नहीं है। देखिए, एक केस हुआ था बेरोबारी यूनियन केस। ठीक है, 1960 के अंदर एक हुआ था बेरोबारी, पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह है जिसके ऊपर जब भारत का बंटवारा हुआ था तो कुछ डिस्प्यूट चला था उस जगह को लेके। पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना क्लेम किया था, जबकि भारत भारत कह रहा था कि नहीं भाई, ये तो हमारी टेरिटरी के अंदर आता है। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। यानी कि बेरोबारी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की वो भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और केस होता है केशवानंद भारती केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये केस हुआ था 1973 में। इस केस का जब जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को यहाँ पर चेंज कर दिया। यानी कि बेरोबारी जब केस में जजमेंट दिया गया था उसको चेंज कर दिया गया, उसको उलट दिया गया और केशवानंद भारती केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का ही एक भाग है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे दो चीज देखने को मिलती है कि जो प्रस्तावना है वो, जो लेजिस्लेचर है उसको कोई किसी भी प्रकार की शक्ति यहाँ पर नहीं देता है या फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाता है। दूसरी बात ये निकल के आती है कि ये जो प्रस्तावना है ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि गैर न्यायिक है। इसके किसी भी प्रोविजन को न्यायालय द्वारा एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता, यानी कि लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर अपन देखें तो प्रस्तावना की प्रकृति किस प्रकार की है, एक गैर न्यायिक प्रकार की यहाँ पर प्रकृति निकल के आती है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल के आया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में आया था कि भाई जो संविधान का आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 है, जो कि संसद को ये शक्ति देता है कि वो संविधान को संशोधित कर सकती है, तो क्या वो प्रस्तावना को भी संशोधित कर सकती है। ठीक है, ये पहली बार कब निकल के आया था, केशवानंद भारती केस में। ठीक है, तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भाई जब प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है
तो हाँ, इसको संशोधित किया जा सकता है, इसके अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन सर शर्त क्या है? शर्त वही है जो संविधान की है कि इस प्रस्तावना की जो बेसिक स्ट्रक्चर है तुम उसको नहीं छेड़ सकते, बिना उसको छेड़छाड़ के तुम प्रस्तावना को भी संशोधित कर सकते हो। हालांकि प्रस्तावना को अब तक सिर्फ एक बार ही संशोधित किया जा चुका है 1976 में, जिसके थ्रू इसके अंदर 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। देखिए ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूपीएससी बना देती है, या फिर कोई भी स्टेट या फिर कोई भी एग्जाम यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकता है कि जो 42वां संविधान संशोधन था, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग संविधान के अंदर किन 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द 42 में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। देखिए अब ये क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। इस क्वेश्चंस को एक बार अपन देख लेते हैं। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट, either a part of the constitution and has the same legal effect as any other part, a part of the constitution but has no legal effect independently of other part। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, मैं आपको अगर इसके आंसर देखने तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसके आंसर्स को डाल दूंगा। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडिड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए लिबर्टी ऑफ थॉट, बी इकोनॉमिक लिबर्टी, सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको इनके आंसर जानने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए।